बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल सिनेरियो में कुछ बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। लेकिन ये ऐसे राइटिंग से भी रिलेटेड है। बेसिकली जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है सी पैक, जो चाइना के ताउन से पाकिस्तान में लग रहा है, जो कि बेसिकली तो एक रोड्स का नेटवर्क है, लेकिन उसके साथ कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और कुछ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, ये भी सब कुछ है। तो उस रेफरेंस में, चूंकि वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना का, सी पैक वाला, तो उस रेफरेंस में कुछ लेक्चर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है, चाइनाज गोइंग ग्लोबल पॉलिसी। अच्छा, चाइनाज गोइंग ग्लोबल पॉलिसी का कुछ बैकग्राउंड पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे बाकी बातें करेंगे। सबसे पहले हम ये चाइना का मैप अगर देखें, तो ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये सारा कंट्री चाइना है। इसकी बॉर्डर्स आप देखें किस किस के साथ लगते हैं। ये पाकिस्तान के साथ, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा बॉर्डर है इसका। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बॉर्डर, बिल्कुल थोड़ा सा बॉर्डर, ये अफ़गानिस्तान के साथ है चाइना का। ये ताजिकिस्तान के साथ है, ये किर्गिज़स्तान के साथ है, ये कजाकिस्तान के साथ है बॉर्डर। रशिया के साथ ये थोड़ा सा बॉर्डर है, और इधर से ये ज़्यादा बॉर्डर है रशिया के साथ। और ये दरमियान में ये मंगोलिया के साथ बॉर्डर है चाइना का, ये सारा। और इसके बाद दूसरी साइड पे अगर हम आए, तो ये नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना का बॉर्डर है, नॉर्थ कोरिया के साथ। और इधर से अगर हम आए, तो ये सारा साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, और ये साउथ चाइना सी है। और उसके बाद इधर ये वियतनाम का बॉर्डर है चाइना के साथ। फिर ये लाओस का थोड़ा सा बॉर्डर है चाइना के साथ। थाईलैंड भी करीब है, लेकिन थाईलैंड डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता चाइना के साथ। फिर ये म्यांमार का एक बड़ा बॉर्डर है चाइना के साथ। फिर ये इंडिया का बॉर्डर है, ये इंडिया इंडिया दो तरफ से बॉर्डर शेयर करता है। ये भी इंडिया का बॉर्डर है चाइना के साथ, और इधर से भी ये इंडिया का बॉर्डर है चाइना के साथ। दरमियान में ये भूटान का बॉर्डर है चाइना के साथ, और फिर ये नेपाल का बॉर्डर है चाइना के साथ। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो चाइना इतना बड़ा कंट्री है कि उसके बॉर्डर्स जो हैं वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ टच करते हैं। अच्छा, तो अब ये जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनके चाइना के साथ बॉर्डर्स टच करते हैं। बहुत बड़ा कंट्री है चाइना। अच्छा, तो अब इसमें अगर हम देखें, तो चाइना की सराउंडिंग में, चाइना की सराउंडिंग में आपको सी भी नज़र आता है, और दूसरी तरफ डिफरेंट कंट्रीज भी नज़र आते हैं। अच्छा, तो जब हम चाइना के इंटरनल मैप में देखते हैं, तो चाइना के जो ईस्ट साइड पे है, ईस्टर्न साइड पे, उसकी मशरकी साइड पे ये समंदर है, ईस्ट चाइना सी, और ये साउथ चाइना सी। अच्छा, चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद फिर चाइना की जो तरक्की हुई वो सारी इसी ईस्टर्न साइड पे हुई। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि शंघाई जो चाइना का बहुत बड़ा शहर है, वो भी आपको ये नज़र आ रहा है, इसी साइड पे है। बीजिंग जो चाइना का कैपिटल है, वो भी आपको इसी राइट साइड पे, यानी कि ईस्टर्न साइड पे नज़र आ रहा है। चाइना की जो वेस्टर्न साइड है ना, ये वाली, एक तो इधर आबादी भी बहुत कम है, और दूसरा इधर तरक्की भी बहुत कम। चाइना की सारी तरक्की जो है वो राइट साइड पे है। चाइना की जो लेफ्ट साइड है, यानी कि जो मगरबी साइड है चाइना की, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस इन सब के साथ अटैच होती है। इस साइड पे चाइना का जो एरिया है वो बहुत कम तरक्की याफ्ता है। तो
अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे थे कि जब चाइना 1949 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद चाइना का जो माओ तुंग जो उनका लीडर था, उसने जिसने चाइना को आज़ाद करवाया, और चू एन लाई और इस तरह से बाकी जो उनके जो बड़े लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाइना को एक क्लोज्ड इकोनॉमी बना दिया जाए। और उन्होंने बना दिया। और शुरू में बहुत डेकेड्स तक उनकी ये पॉलिसी रही कि चाइना ना कोई चीज़ इंपोर्ट करेगा ना एक्सपोर्ट करेगा, स्पेशली एक्सपोर्ट बेशक कर दे, इंपोर्ट कुछ नहीं करेगा चाइना। अगर कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो हम अपनी खुद बनाएं। अब इस सारी बात से क्या हुआ कि यस, चाइना की जो डिपेंडेंस है दूसरे कंट्रीज के ऊपर, एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर, वो बहुत कम हो गई, बल्कि ना होने के बराबर थी। सिर्फ चाइना ऑयल वगैरह इंपोर्ट करता था, पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करता था जो उनकी ज़रूरत होती थी, या गैस इंपोर्ट करता था जिनके साथ उनकी इंडस्ट्री चलती थी। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आती है, ये तो जाहिर है कि जो अगर वो पेट्रोल अगर इंपोर्ट कर रहा है या गैस अगर इंपोर्ट कर रहा है चाइना, तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से कह लें कि उनकी इंडस्ट्रियल इंपोर्ट है ना, कि इसकी बेस पे उनकी इंडस्ट्री चलेगी, और अगर उन्होंने इंपोर्ट कुछ की भी है तो उससे कई गुना ज़्यादा उनकी जो है ना वो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इस तरह करके मतलब ये है कि उन्होंने ये एक पॉलिसी बनाई। अच्छा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब चाइना इतना ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू हो गया कि चाइना ने ये देखा कि अब हम एक्सपोर्ट करने वाली इकोनॉमी बन सकते हैं, तो उन्होंने फिर चीज़ें एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। अच्छा, फिर जब एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस चीज़ की तरफ तवज्जो करनी शुरू की कि हमारी ये जो लेफ़्ट साइड है, यानी कि जो मगरबी साइड है, ये तो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, तो इसको हमें डेवलप करना चाहिए। तो उसके लिए फिर उन्होंने तवज्जो शुरू की। अच्छा, और साथ जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये जो हमारी मगरबी साइड है, जो वेस्टर्न साइड है, ये इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि जो हमारी ईस्टर्न साइड है चाइना की, ईस्टर्न साइड है, जब उन्होंने देखा कि ज़्यादा तरक्की याफ्ता तो वो है और वो तरक्की तो कर गई है जितनी करनी थी, लेकिन इसके साथ जो सी अटैच है उसके लिए हमें नीचे बिल्कुल साउथ में जाके मलेशिया के अंदर से स्टेट ऑफ मलाक्का में से गुजरना पड़ता है, और सी के थ्रू हमें ट्रेड करनी पड़ती है। और ये जो हमारी ईस्टर्न साइड है वो रोड के थ्रू वेल कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो वेस्टर्न साइड है जो अभी इतनी डेवलप्ड ही नहीं है, उस पे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि चाइना की ये जो साइड है वेस्टर्न साइड, वो एशिया, साउथ एशिया के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टेड है। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया मिडल ईस्ट के साथ कनेक्टेड है। मिडल ईस्ट आगे यूरोप और अफ्रीका के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये रोड के थ्रू। तो मतलब ये है कि उन्होंने ये देखा कि अगर हम इस अपनी वेस्टर्न साइड को डेवलप करके कनेक्ट करते हैं, तो हम तो आगे से आगे पूरे यूरोप और पूरे अफ्रीका तक पहुंच जाएंगे। तो फिर उन्होंने इस चीज़ पे सोचना शुरू किया कि वो जो पुराने चाइनीज रूट्स थे, सदियों पुराने, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, वो सिल्क रूट जो है वो उन्होंने दोबारा से रिवाइव करने की उन्होंने एक सोच उनके माइंड में आई। और वो सिल्क रूट अगर रिवाइव हो जाता है तो वो उनको चाइना को कनेक्ट कर देगा एशिया के साथ, पूरे एशिया के साथ भी, तकरीबन पूरे एशिया के साथ, जो कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और मिडल ईस्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं एशिया के, उनके साथ कनेक्ट कर देगा। फिर आगे पूरे अफ्रीका के साथ कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद आगे पूरे यूरोप के साथ कनेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में अजरबैजान और आर्मीनिया के थ्रू जो है वो
और यूक्रेन के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा यूरोप के साथ। दूसरी तरफ से मिडल ईस्ट के थ्रू टर्की, और फिर वो यूरोप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और तीसरी तरफ फिर वो सऊदी अरेबिया से पैलेस्टाइन और इजिप्ट के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा आगे जाके अफ्रीका के साथ। तो मतलब ये है कि चाइना ने फिर ये अपना सोचा कि क्यों ना हम बाहर निकलें, क्योंकि अब हमारी, चाइना ने ये सोचा कि अब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस हद तक हो गई हैं कि अब वो दुनिया को डोमिनेट कर सकती हैं। तो चाइना ने अपनी जो इनिशियल डेवलपमेंट्स इस हिसाब से की, वो ये थी कि 1996 में उनके प्रेसिडेंट जियांग जेमन ने एक गोइंग ग्लोबल की पॉलिसी बनाई और गो ग्लोबल का नारा लगाया। और डोमेस्टिक मार्केट जो कि स्टेगनेशन का शिकार हो चुकी थी, कि अब वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन आगे खपत ही नहीं थी, तो उन्होंने 1996 में एक पॉलिसी बनाई और 2000 में, मार्च 2000 में उसे फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि हमें अफ्रीका और एशिया की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है। ठीक है, वेस्टर्न, जाहिर जाहिर है उनकी तरफ से साउथ और वेस्टर्न ये सारा एरिया बनता है। तो दुनिया के साउथ की तरफ वो कह लें कि कह रहे थे कि उन्होंने जाना है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो लोकल और इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की और उसको सपोर्ट किया। और इसी इनिशियल डेवलपमेंट में उनके माइंड में जो गोल थे वो ये थे कि वो पूरी दुनिया में जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कि जिस मार्केट में भी जिस तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी हम वो प्रोवाइड करेंगे उन्हें, क्योंकि उनके पास तो बहुत डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी। फिर उसके बाद जिस तरह की आगे मार्केट में ज़रूरत होगी हम अपनी क्वालिटी भी, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की और अपने प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी भी बेहतर करेंगे। फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल चैनल्स बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल चैनल्स का मतलब ये है कि चाइनीज करेंसी के साथ कनेक्ट करेंगे सारी दुनिया को, जो कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम करेगी दुनिया की। और फिर उसके बाद वो अपनी ब्रांड रिकग्निशन करेंगे, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप। यूरोप और अमेरिका जो कि ज़्यादातर कंज्यूमर मार्केट्स हैं और उनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर ही से आती हैं बन के, तो उनके अंदर जाके अपनी ब्रांड्स को इतना रिकग्नाइज करेंगे कि लोग हमें हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस करेंगे। ये सारे गोल्स उनके माइंड में थे। तो फिर इसलिए उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बनाए, SOE। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का मतलब होता है वो बिजनेसेस जो उनकी स्टेट ओन करती है। आप इसकी मिसाल ले लें, जैसे पाकिस्तान में वापडा है या PIA है। ठीक है, ये वो बिजनेसेस हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट की मलकियत हैं, जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी इस तरह की कंपनीज बनाई जो कि उनकी स्टेट ओन थी। स्टेट ओन का मतलब होने का मतलब ये है कि सरमायाकारी वो सारी चाइनीज गवर्नमेंट की थी। फिर उसके बाद चाइना ने 1991 में जो FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना की थी 1991 में, जो कि सिर्फ $3 बिलियन थी, वो 2003 में $35 बिलियन, 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। वो हो गई दूसरे मुल्कों में जाके उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की। 2007 में वो $92 बिलियन तक चली गई। ठीक है, और ये और मज़ीद बढ़ रही है। और फिर रीजंस क्या थी कि एनवायरनमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो अवेलेबल था, ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी उनके पास मौजूद थी। एनवायरनमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि उनके पास इतना अजाफी पैसा मौजूद था कि वो बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकते थे, और उन्होंने किया। और उनके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो चीज़ों को दुनिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें बना के दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर सकते थे। फिर लो लेबर कॉस्ट, उनकी लेबर कॉस्ट बहुत लो है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम लेबर में भी काम करते हैं। उनके लेबर लॉज इस तरह के हैं कि वहाँ पे लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद
जो चाइनीज़ एंटरप्राइजेज हैं, बेशक वो स्टेट ओन्ड हैं या प्राइवेट हैं, उनको हेल्प करना, ये सारी रीजंस थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह की और ये इनिशियल डेवलपमेंट उन्होंने की। अब ये जो गोइंग ग्लोबल पॉलिसी है, एक तो ये कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की, और फिर और प्रैक्टिकल स्टेप्स उन्होंने क्या लिए। उसमें सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जो बात हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आप ज़रा देखें कि 2004 में अफ्रीका में उनकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो डायरेक्ट पैसा जाके उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो $1 बिलियन था। 2013 में ये 24.5 बिलियन हो गया। ठीक है, और उन्होंने अफ्रीका के अंदर स्पेशली एथोपिया को एक अपने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट कंट्री के तौर पर उन्होंने चूज़ किया। और उसके अंदर उन्होंने चाइना अफ्रीका प्रोडक्शन कैपेसिटी कोऑपरेशन के नाम से ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अफ्रीका में एक्सपेंड करना शुरू किया। और एस ई जेड क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओवरसीज मतलब दूसरे कंट्रीज में जाके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगाए चाइना ने, वो इस हवाले से क्या थी कि 1990 से लेकर 2018 तक, यानी कि तकरीबन को 28 ईयर्स में, उन्होंने 11 स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स बनाए इन कंट्रीज में। नाइजीरिया में 2, और फिर जाम्बिया भी जिसे बोलते हैं, जिबूती, केनिया, मॉरिशस, मौरितानिया, इजिप्ट, ओमान और अल्जीरिया, इन सब में एक एक प्रोजेक्ट लगाया, और नाइजीरिया में 2 प्रोजेक्ट उन्होंने लगाए इस तरह से जाके, ताकि चाइनीज़ प्रोडक्ट और चाइनीज़ आइडियाज़ और चाइनीज़ नॉलेज और चाइनीज़ टेक्निक्स वहाँ पे पहुँचें, और जो उस इलाके के लोग हैं उनकी भी तरक्की हो, और दूसरा उनकी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर और चाइनीज़ सारे कल्चर और चाइनीज़ सोच के ऊपर डिपेंडेंस उनकी बन जाए। तो ये समझ लें कि ये एक इनिशियल वो सारा प्रोजेक्ट था, जो काम था, जो कि हो रहा था चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर, कि चाइना किस तरह से दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा अपनी इकोनॉमी के थ्रू। नेक्स्ट उसने एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस बनाए। अच्छा, एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस मतलब एफडीआई के बाद मैंने आपको स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया, और अब ये एग्रीकल्चर के ऊपर चाइना ने क्या किया। एग्रीकल्चर में चाइना ने रबर, ऑयल पाम, पाम ऑयल जिसे कहते हैं, कॉटन, वेजिटेबल कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एक्वाकल्चर एंड असेंबली ऑफ एग्रीकल्चर मशीन का बनाना, ये सारा उन्होंने स्पेशली अफ्रीका में जाके उन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजी अपनी जो है वो लोगों को देना शुरू की। तो सिर्फ 2006 से 2023 तक, यानी कि सिर्फ 17 ईयर्स में, उन्होंने 24 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स बनाए अफ्रीकन कंट्रीज में। अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में 24 सेंटर्स बनाए, जिसमें वो अपनी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी जाके लोकल लोगों को दे रहे थे, उनको सिखा रहे थे। ठीक है, और जाहिर है कि उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उससे सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, लोकल इलाकों की तरक्की होती है। लेकिन अगर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मतलब क्या है कि वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर लोगों को डिपेंडेंट कर रहे थे। जाहिर है वो टेक्नोलॉजी खरीदेंगे फिर। अच्छा, अब कंक्लूजन इस सारी बात का ये है, ये को बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने अभी आपको इस लेक्चर में नहीं दी, लेकिन एक बात जहन में रख लें कि ये चाइना की जो बाहर देखना है और दुनिया की तरफ जाना है और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होना है, उसके साथ जो शुरू वाली जो बातें उन्होंने, चाइना ने जो अपने इनिशियल स्टेप्स लिए, उनके बारे में मैंने आपको बातें बताई हैं, कि आप ये समझ लें कि किस तरह से चाइना जो है वो अपना इकोनॉमी के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता एक वर्ल्ड पावर बनने की तरफ जा रहा है। तो उसके ये पहले पहले शुरू शुरू वाले स्टेप्स अभी आपको मैंने बताए। इस सीरीज़ के अभी और लेक्चर हमारे आ रहे हैं, जो कि आपको मज़ीद इसके हवाले से बताएंगे। लेकिन ये जो गोइंग ग्लोबल उनका एक विजन था जियांग जेमन का, वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है,
और कैसे उन्होंने शुरू किया, उसके हवाले से आपको मज़ीद ये बातें मैं बताई हैं, और मज़ीद इस हवाले से हम आगे लेक्चर करने जा रहे हैं। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।